स्टार्ट करें। यस सर। तो देखें, मैनेजर का जो मेन काम है वो होता है डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मली हम पढ़ाना ये चाह रहे हैं कि रिसर्च के बिना डिसीजन ना लें। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से डिसीजन ऐसे होते हैं जो आप बिना रिसर्च कंडक्ट किए ही करते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं। फिलहाल हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कितने लेवल के डिसीजन किए जा सकते हैं। तो इस वक्त माइक पे है हाफिज साहब। जी हाफिज साहब, पहले डिसीजन की टाइप क्या है? सर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अब इसे तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट, किस मैनेजमेंट के लेवल पे ये होते हैं। आपको पता है मैनेजमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के लोग करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल सर। जो हायर लेवल के एग्जेक्टिव है उनका डोमेन होता है ये, क्लियर है। बिल्कुल सर। आगे बिल्कुल। चलते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इसका। जब स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज होता है तो आपके माइंड में 3 या 5 साल आता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं हो रहा होता। तो मतलब ये वो डिसीजन होते हैं जो 3 से 5 साल को माइंड में रख के किए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरा हम क्या करते हैं, पर्पस क्या होता है। इसके पर्पस होते हैं ओवरऑल गोल को कंसीडर करते हुए आपने कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। इस बात को याद रखें कि आपको कंपनी का विजन मिशन सब याद होना चाहिए डिसीजन को लेते हुए, ठीक है। मिसाल करते हैं, एग्जांपल करते हैं। ईलो कंपनी का पता है, ऑनलाइन कंपनी है ईएलओ, ऑनलाइन कपड़े सेल करते हैं, गारमेंट्स की नहीं कंपनी सर। है। एक कंपनी है ऑनलाइन गारमेंट सेल करते हैं ईलो के नाम से। अब वो डिसाइड करते हैं, अच्छा उनका कोई वो आउटलेट नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया है काम करते हैं मॉल्स में आते हैं। ईएलओ का फुल नाम यही, एक्सपोर्ट लेफ्ट फॉरवर्ड, सही है। उन्होंने डिसाइड ठीक किया सर। हम लोग मॉल्स में आते हैं, हम लोग शहरों में आते हैं, मेन रोड्स पे आते हैं। तो उनकी टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया यार ऑनलाइन काफी कुछ हो गया, अब हमें मॉल्स में आना चाहिए, सारे काम करने चाहिए। तो ये किस लेवल का डिसीजन हुआ? सर ये नूरुल हुदा ये था, पता स्ट्रेटेजिक है? डिसीजन, ये ठीक है, स्ट्रेटेजिक हुआ। परफेक्ट है। दूसरी हेडिंग क्या है? टैक्टिकल डिसीजंस। इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा? इसमें अगर वो बताएं, इसमें ये पहले तो इश्यू से चलते हैं, किस मैनेजमेंट के लेवल के लोगों का काम है सर ये? मिड लेवल मिड मैनेजमेंट का लेवल भी और मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। 1 से 3 साल की और ड्यूरेशन दी जाएगी, ठीक है। और इसका जी सर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये डिसाइड करेंगे कि किस सिटी के अंदर हमें कितने आउटलेट की जरूरत पड़ने वाली है, कितने वेयर हाउसेज चाहिए प्रोवाइड करने के लिए। ये तमाम चीजें डिसीजन ये लोग करेंगे। जो हमने दो वाली एग्जाम्पल जी इसी को सर। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। तो मैनेजमेंट लेवल कौन सा है? मिड लेवल, ठीक है। टाइम अच्छा ड्यूरेशन सर। क्या रखेंगे? 6 मंथ टू 1 ईयर, 3 ईयर तक जा सकता है। इसका मकसद क्या होता है? कि कंपनी अपने मकसद को कैसे पूरे करे अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, ठीक है। ठीक सर। और ईलो वाली एग्जाम्पल को हमने कंटिन्यू कर दिया। तीसरा लेवल क्या है? ऑपरेशनल डिसीजन सर। ये सबसे नीचे लेवल है। अच्छा, ऑपरेशन लेवल का डोमेन किस में आता है? अच्छा, ये वही लोग हैं जो कस्टमर से सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जो कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं। अगर मैं बैंक की जी सर। बात करूं तो बैंक के अंदर जितने भी टेलर है जो दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं डेस्क के, कैशियर हो गया, आरओ हो गया, वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है कि जो रूटीन का काम है वो ना रुके। बात समझे, रूटीन के बिल्कुल। काम, डेली बेसिस के काम। जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल पढ़ी थी उसमें कैसे फिट होगा। मिसाल के तौर पर आउटलेट के अंदर कौन सा कपड़ा कितना चाहिए, कौन सी जीन्स कितनी चाहिए, किस साइज की चाहिए, कब खत्म होने वाला है, कब ऑर्डर करना है, किस कलर में क्या क्या चाहिए, तमाम डिसीजन किसमें आ जाएंगे? ऑपरेशनल डिसीजन में आ जाएंगे सर। ऑपरेशनल डिसीजन में आ जाएंगे। इन तीनों का विजन हो गया। बिल्कुल सर। अच्छा, आगे बिजनेस रिसर्च में हम ये पढ़ेंगे, ये थर्ड लेवल क्या लिखा हुआ नूरुल्लाह साहब? सर ऑपरेशनल डिसीजंस। ठीक है, तो इस लेवल के लिए हम नॉर्मली रिसर्च कंडक्ट नहीं करते क्योंकि डेली बेसिस पे इतना टाइम ही नहीं होता कि आप हर चीज के लिए रिसर्च के आंसर दें। तो नॉर्मली जो रिसर्च की जाती है किस लेवल के डिसीजन के लिए की जाती है? सर स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। जी नूर साहब, अगली हेडिंग क्या है? यस सर। सर हाउ रिसर्च हेल्प टू रिड्यूस एरर इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि डिसीजन मेकिंग करते वक्त अगर रिसर्च करेंगे तो कौन कौन सी गलतियां जो आप लोग नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ जी गई? सर। अब वो बिल्कुल सर। गलतियां क्या क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं। इसे मैं जरा हाइड कर दूं ताकि, जी 5 तरह की गलतियां हैं। एक दफा नाम पढ़ें फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर ओवर जनरलाइजेशन, दूसरे का नाम क्या है? सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तीसरे का? प्रीमेच्योर क्लोजर, जी हेलो इफेक्ट, फॉल्स कंसेंसस। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना मुझे आपकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, तो आप में से जैसे भी कोई बंदा कंट्रीब्यूट करना चाहे वो चैट पर लिख दे, माइक पर आना चाहे माइक पर आ जाए, ठीक है। पहली हेडिंग क्या है नूर साहब? ओवर जनरलाइजेशन सर।
जनरलाइजेशन, अच्छा एक इसमें कंसेप्ट समझिए, जनरलाइजेशन करना रिसर्च में ना एक अप्रोप्रिएट चीज है। इनफैक्ट साइंटिफिक रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उसके अंदर जनरलाइजेशन हो। अगर बिल्कुल जनरलाइजेशन का सर। एलिमेंट रिसर्च में नहीं होगा तो हम तो उसको साइंटिफिक मानेंगे ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल क्या सर। चीज है, बोले प्रॉब्लम क्या प्रॉब- चीज है? पर आप उसको ओवर सर जी, ओवर जनरलाइज कर रहे जनरलाइजेशन हैं। को। प्रॉब्लम है ओवर जनरलाइजेशन करना। ये बड़ी अच्छी बात की, किसने सही। बात की? नाम क्या है? सर दावरा। दावत साहब, आप मेल की आवाज में बात करें, खातून की आवाज में क्यों बात करते हैं? सर सर खातून नहीं, की मैंने आवाज तो में मेल बात की कर आवाज में ही बात की थी सर। नहीं, वो शायद आप। ओवर जनरलाइजेशन की बात किसने की थी? सर मैंने ही की थी। चलें ठीक है। तो ओवर जनरल प्रॉब्लम हो जाता है ओवर जनरलाइजेशन का। सवाल ये होता है ओवर जनरलाइजेशन होता क्या है, कब होता है? तो आसान जबान में आप ये समझ लें कि ओवर जनरलाइजेशन तब होगा, एक में अजान हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी। तो ओवर ओवर जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन। तब होता है, ये गौर से सुनिएगा ठीक है, जब हम लोग कुछ डेटा की बेस पे हासिल होने वाले रिजल्ट को काफी और सिचुएशन पे फिट इन करने की कोशिश करें। नूरुल हुदा साहब रिपीट करें, क्या कहा ठीक है मैंने? सर। सर जो रिजल्ट हमें किसी भी रिसर्च से जो हमने हासिल किया है उसे लेकिन वो जो बहुत। हमने रिजल्ट हासिल किए छोटे से डेटा की बेस के ऊपर हासिल किए, बिल्कुल। समझ रहे, एक इनफ छोटे डेटा सैंपल की बेस साइज पे। लेके सर। हाँ, इनफ डेटा की बेस पे हासिल नहीं किए, तो हम उसको फिट इन करें बहुत सारी और सिचुएशन में। बिल्कुल, बहुत दूसरी दूसरी जबान में आप सिचुएशन ये में फिट समझ इन लें, करें। हाँ दूसरी जबान में आप ये समझ लें कि इतना इंपेरिकल डेटा हमारे पास हो नहीं कि हम अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकें। ये बात समझ रहे हैं? जो सही है। स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं उसको जस्टिफाई करने के लिए इनफ डेटा मेरे पास ना हो। ये बात समझ में आती है? यानी बिल्कुल, यानी कि पॉपुलेशन बड़ा और सैंपल साइज इनफ ना नहीं, हो। वो अलग चीज है। अलग चीज है, वो ठीक है। अलग चीज है, वो डिफरेंट चीज है। सैंपल से हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, जनरलाइज करते हैं, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए एग्जांपल करें इसकी। बिल्कुल सर। आप इसकी एग्जांपल ये समझ लें, मिसाल के तौर पे मैं 5 अंधे लोगों को जानता हूँ, ब्लाइंड, ठीक है, अंधे सही। लोग, और वो 5 के 5 बहुत फ्रेंडली है, वो 5 के 5 बहुत आउटगोइंग है, ठीक है। उन सही। 5 लोगों की बेस पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि दुनिया में जितने भी अंधे लोग होते हैं, जितने भी ब्लाइंड होते हैं, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो बहुत आउटगोइंग होते हैं। अब सवाल ये सही उठता है। है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उन 5 लोगों को लेके, क्या उनकी बेस पे मैं ये जनरलाइज कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंधे लोग ऐसे होते हैं? सर ये गलत होगी, ओवर हाँ, जनरलाइजेशन तो होगी। ये मैंने क्या गलती की है? ओवर जनरलाइज किया सर। अच्छा, ये पांचों चीजें डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन दे दूंगा, आपको बताना पड़ेगा इस सिचुएशन में आप कौन सी वाली गलती कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल तो सर। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गलती का नाम क्या है। आगे चलते हैं, एक दो मिसालें और कर लेते हैं। अब मिसाल के सर तौर एक पर, जी जी बोलें। मैं क्वेश्चन करूँ? सर आपने भी तो अभी यही किया, ब्लाइंड लोगों का पॉपुलेशन था और उसमें से एक सैंपल साइज लिया, उसी के नहीं बेस पे लिया ना, आपने लेकिन जस्टिफिकेशन। तो मैंने इस चीज को गलत कह रहा हूँ ना, तो मैं ये ओवर सही है। जनरलाइजेशन कह रहा हूँ। अगर मैं अपने 5 लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर ये फतवा दे दूं कि पूरी दुनिया के लोग अंधे होते हैं, तो मैं ये गलत कह रहा हूँ। ये सारी सही नेगेटिव सर। चीजें हैं, ये सारी पॉजिटिव चीजें थोड़ी ना है। देखिए सही सही। हेडिंग का नाम क्या है, रिड्यूस एरर, तो ये 5 एरर है, ये अच्छी चीजें नहीं है, ये सारे एरर है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल चलो सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कुछ मल्टीनेशनल में काम किया, 2-3 कंपनीज में, ठीक है, और आपको लगा कि कंपनी के बॉस ने एम्प्लॉय को बहुत खुश रखा हुआ है, फिर आपने 2-3 सेठिया कंपनी में काम किया, ठीक है, और सेठ सही। बहुत तंग करता है। तो अब आप ये फतवा दे दो, आप जनरलाइज कर दें कि मल्टीनेशनल में काम करना बहुत अच्छा होता है, सेठ के साथ काम करना बहुत बुरा होता है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये ओवर जनरलाइज कर रहे हैं आप सर। ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। बिजनेस रिसर्च के अंदर आपको इसी तरह की एग्जांपल्स मिलेंगी कि आपने फला मुल्क की कंपनी के साथ काम किया और फला मुल्क की कंपनी के साथ काम किया और आपने इसकी बेस पे इसको ओवर जनरलाइज कर दिया। ये लॉजिक समझ में आ गई? बिल्कुल सर। इससे मैं रियल लाइफ की एग्जांपल में फिट करूं या आप लोगों में से कोई बिल्कुल फिट सर। करना चाहे तो? बहुत सारी मिसालें हैं। आप देखिए सुबह शाम दिन रात हमें सोसाइटी में क्या मिल रहा होता है, यही तो मिल रहा होता है। आपके 2-3 दोस्त है, माने वो मेमन है, तो आप क्या करेंगे? सही सर। उन 2-3 मेमन दोस्तों की बेस पे आप जनरलाइज कर देंगे मेमन ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ यही होता है ना, अगर किसी को होता है 2-3 सर। मेमन दोस्त है, माने कि वो ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे, तो उन 2-3 मेमनों की बेस पे वो ये फतवा दे देते हैं, तो वो क्या गलती कर रहे हैं? ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं इसी तरह किसी के 2-3 दोस्त सिंधी हैं, ठीक है, और माने कि उन्हें काम करने का शौक नहीं है, तो लोग क्या करते हैं?
सर उसे तमाम सिंधियों पे फिट इन कर देते हाँ, फिट कर देते, ओवर जनरलाइज कर देते हैं। कि इस तरह माने कि कुछ पंजाबी है जिनको खाना खाने का ज्यादा शौक है, आप उन दो चार को जानते हैं, आप उसको ओवर जनरलाइज कर देते हैं कि ये पंजाबी तो ऐसे होते हैं। कोई उर्दू स्पीकिंग मिल गया आपको, कोई बिहारी मिल गया, हैदराबादी मिल गया, उन दो तीन एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप कह देते हैं भाई उर्दू स्पीकिंग तो ऐसे होते हैं, बिहारी तो ऐसे होते हैं, हैदराबादी ऐसे होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप मैरिड है सिंगल है? सर मैं सिंगल। चले माने आपकी एंगेजमेंट हो गई, ठीक है, जिससे एंगेजमेंट हुई उसकी कलर आइस थी, बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया, तो अब क्या फतवा देंगे कि कलर आइस वाली पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इन पे यकीन नहीं करना चाहिए? तो अब क्या कर रहे हैं? ओवर जनरलाइज कर रहे हैं सर। ये बात समझ में आ गई? करते हैं ना लोग। सर बिल्कुल। इसी तरह कभी कोई बंदा मक्का जाता है, मक्के में कुछ लोग उनसे गुस्से से बात करते हैं तो लोग आके फतवा दे देते हैं, अरब वाले तो बहुत गुस्से वाले होते हैं, थाईलैंड में सामान चोरी हो जाए तो कहते हैं थाई के लोग तो चोर होते हैं। ये सब ड्रामा देखा है ना आपने? बिल्कुल सर। ये तमाम चीजें किस में आ जाएंगी? ओवर जनरलाइजेशन में। कराची लाहौर का सबसे बड़ा मसला ही है। अगर कराची के लांडी के इलाके से या किसी ऐसे इलाके से जहाँ पे पान गुटखा खाया जाता है, अगर कोई बंदा लाहौर चला जाए तो लाहौर वाले उनको देख के कहते हैं कराची वाले तमाम ऐसे ही होते हैं, पान गुटखा खाने वाले। इस तरह लाहौर के किसी पसमानदा इलाके से कोई बंदा कराची आ जाए तो कराची वाले कहते हैं लाहौर वाले तो ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक से उर्दू नहीं आती। इनफैक्ट विद इन सिटी प्रॉब्लम बना हुआ है। अक्सर बच्चा मुझे कहते हैं सर डीएचए वाले ऐसे होते हैं। भाई तुम्हें कैसे पता डीएचए वाले ऐसे होते हैं? मेरी खाला रहती है वो ऐसी है। तो भाई क्या तुम्हारी खाला पूरे डीएचए को रिप्रेजेंट कर रही है? इसे डीएचए वाले कहते हैं कि भाई पुल के उस साइड वाले वैसे होते हैं। भाई तुम्हें कैसे पता? मेरे चाचा रहते वो ऐसे है। तो भाई तुम्हारा चाचा क्या पूरा नाजमाबाद पूरे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये क्या गलती हो रही है? ओवर जनरलाइजेशन हो रही है। ओवर जनरलाइजेशन हो रही है। आप में से कोई एग्जांपल देना चाहें? जी जी। लेकिन सर इसमें मतलब इन सारी एग्जांपल्स में तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो कि बहुत अरसे से चलती आ रही हैं, जो लोगों ने बिल्ड की है, वो ओवर जनरलाइजेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि यार पंजाब के लोग ज्यादा खाना खाना पसंद करते हैं, तो वाकई ये एक मेजॉरिटी को थोड़ा सम अप करेगा कि तो पंजाब में ये आप ट्रेंड। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इस केस में ओवर जनरलाइजेशन नहीं हो रही। ओवर जनरलाइजेशन में ऐसे क्या कहा था कि आप बहुत छोटे से डेटा की बेस पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे, बहुत छोटे से एम्पेरिकल डेटा की बेस पे आप ये जनरलाइज करें। अगर मैं गुजरांवाला की बात करता हूँ, मेजॉरिटी पंजाब की बात करता हूँ, तो मैं एक छोटे से डेटा की बेस पे तो बात नहीं कर रहा ना। ये बात समझ रहे हैं? तो जब हमने जी सर, शुरू में इसकी बिल्कुल। ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, सही है? ये देखें, जस्टिफाई बेस्ड ऑन द डेटा, ये लाइन मेंशन है ना। देखें, आपने जो बात की वो जनरलाइज करना था। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था जनरलाइज करना तो रिसर्च का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एलिमेंट है। हम हर रिसर्च के अंदर चीजों को जनरलाइज करते हैं, लेकिन केयरफुली जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ओवर जनरलाइज करने की। ये बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अब मिसाल के तौर पर मैं सीबीएम के बिजनेस डिपार्टमेंट से डेटा लूं और मैं जनरलाइज कर दूं तमाम सीबीएम के बच्चे ऐसे हैं, तो इसे ओवर जनरलाइज करना होगा। सीबीएम के बिजनेस के अंदर अगर 500 बच्चे हैं, अगर मैं 100, 150, 200 बच्चों से डेटा ले लूं और उन 150 के सैंपल पे मैं ये कहूं कि सीबीएम के बिजनेस के बच्चे ऐसे हैं, तो इस जनरलाइज करने में कोई गलती नहीं है, ये ठीक है। लेकिन मैं कह दूं कि भाई पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की पेरिस यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसे होते हैं, तो इसको आप कहेंगे भाई ये ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? ये वाइवा में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। आपका सुपरवाइजर आपसे कहेगा कि ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया, इसकी बेस पे आपने जो कंक्लूजन बनाया, इसमें आप ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर हो गई? सर एक जी क्वेश्चन सर, है इसमें। जी जी। बहुत सी सिचुएशंस में हमें ओवर जनरलाइज करना भी पड़ता है क्योंकि इसके अलावा कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता है। लेट्स सपोज मैं क्रिकेट की बात करता हूँ। एक बैट्समैन है, वो उसने एक ही कंट्री में एशियन पिचेस पे बैटिंग की हुई, लेट्स सपोज। अब उससे मुझे सिलेक्शन करनी है और वो अगेन किसी जो सीरीज खेली जानी है वो भी किसी एशियन कंट्री में है, तो मैं उसकी बेसिस पे उसको सेलेक्ट करूंगा कि यार इसने इस नहीं, मैं आपको समझा दूं आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है। तो आपने अक्सर एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना होगा कि बहुत जल्दी आप इसके बारे में राय दे रहे हैं। जब भी कोई बॉलर अच्छा सीरीज में परफॉर्म करता है, कोई कहता है हमें बड़ा स्टार मिल गया, हमें अच्छा बॉलर मिल गया, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, अभी हमें डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, प्रेशर के अंदर इसको खेलते हुए देखना है, टेस्ट के अंदर डिफरेंट पिचेस पे देखना है। अभी आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो बेसिकली ये नहीं कह रहे होते कि पूरी दुनिया में का बहुत अच्छा प्लेयर, वो कहते हैं देखेंगे कि वहां पे कैसा परफॉर्म करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर एशियन पिचेस के ऊपर आपने ये जनरलाइज कर दिया कि दुनिया की हर पिच के लिए अच्छा प्लेयर है, इसको ओवर जनरलाइज करना कहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? आप ये नहीं कहते, आप कहते हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस में भेजो, देखते वहां पे क्या करता है, इंग्लैंड में भेजो, देखते वहां पे क्या करता है। ये बात समझ रहे हैं?
बिल्कुल सर। ये कह सकते हैं एक सीरीज की बेस पे आप कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है, तो ये होता है। बहुत सारे एंकर कहते हैं कि आप ओवर जनरलाइज कर रहे हैं, भाई अभी वेट करो, इतनी जल्दी स्टेटमेंट मत दो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी देखो तो सही, 6-8 महीने देखो, 1 साल देखो। जैसे आपको वो वर्ल्ड कप पता नहीं क्या था, आईसीसी ट्रॉफी था क्या था, उसमें लोग कहते थे हसन अली बहुत बड़ा बॉलर मिल गया, हाईएस्ट विकेट टेकर, पाकिस्तान की कमी पूरी हो गई। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भाई इतनी जल्दी फतवे मत दो। इसी तरह जो शुरू का ओपनर था, जो भी था, फरहत था, क्या था, लोगों ने कहा एक हिटर मिल गया, ओपनर मिल गया सालों के बाद। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था इतनी जल्दी फतवे मत दो, रुको, यही बात हुआ। बाद में साबित हुआ दोनों ने कुछ नहीं किया। ये बात समझ में आ गई? सही सर। ओवर जनरलाइजेशन कंसेप्ट क्लियर, तो फिर मैं इसको आगे लेके चलूं। सर लेकिन एक और क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड जी। है। बहुत सी सिचुएशंस में हमें नहीं पता होता ना कि फ्यूचर में क्या होगा, और ऐसे सिचुएशन में हम रिसर्च भी नहीं कर सकते। देखिए तो फिलहाल ये ओवर सिचुएशन जनरल डिस्कस हो रहा है कि हमें एक कंसेप्ट पता है ओवर जनरलाइजेशन कहते किसको है। एक होता है ठीक है प्रिडिक्ट सर। करना, गैस करना, एक होता है स्टेटमेंट देना। समझे इस बात को? अगर ठीक है आप सर। कहते हैं कि दुनिया के तमाम अंडे फ्रेंडली होते हैं, तो आप एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक क्लेम कर रहे हैं। समझ गए? अगर ठीक है आप सर। कहते हैं एक आदमी परफॉर्म करेगा, वो अलग बहस है, और आप एक ठीक फैक्ट है बता सर। रहे हो, वो अलग बहस है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। चले, अगली हेडिंग क्या है? सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सर चलें। जी, अगली हेडिंग क्या है? सर सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ओवर जनरलाइजेशन से। अब सवाल ये होता है कब होता है? ये तब होगा जब आप किसी इंसान का, किसी इवेंट का, किसी जगह का स्पेशल नोटिस लें, किसी स्पेसिफिक चीज का, और बाकी चीजों को भी इग्नोर करें। मतलब क्या? एक एग्जांपल समझते हैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। आप एक दफा रीड करें, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। Process of examination in a way that reinforces pre-existing thinking rather than in a neutral and balanced manner. क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक लोग होते हैं, ठीक है, जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, वो फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, और जिनका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है वो रूड होते हैं, वो ठीक से बात नहीं करते। मेरा परसेप्शन है, मेरी एक सोच है। अब हो सकता है ये परसेप्शन मुझे मीडिया से मिला हो सकता है मुझे माँ बाप से मिला, कहीं से भी मिला हो। जो पॉइंट ये नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली है, पर मेरे माइंड में ये चीज है कि जो डार्क कंप्लेक्शन के लोग होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, जो फेयर कंप्लेक्शन के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? रूड होते हैं। सर वो रूड हो रहा है। ठीक है, अब होगा क्या? जब भी मेरे सामने कोई डार्क कंप्लेक्शन का बंदा हंस के बात करे तो मैं फौरन उसको नोट करूंगा, देखा कितना फ्रेंडली है, कितना हंस के बात कर रहा है। और जब वो गुस्से से बात करेगा तो ये चीज मैं नोट नहीं करूंगा। ये लॉजिक समझ रहे हैं? और जैसे ही कोई फेयर कंप्लेक्शन का बंदा मुझसे गुस्से में बात करेगा ना, तो मैं फौरन नोट करूंगा कि देखा ये गुस्से से बात कर रहा है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? तो हो क्या रहा है कि मैं उस डार्क कंप्लेक्शन वाले को नोट ही तब करता हूं जब वो वाला काम कर रहा होता है जो मेरी पहले से परसेप्शन होती है उसको लेके। बाकी चीजों में मैं उसको नोट ही नहीं कर रहा। ये बात समझ रहे हैं? ब्लैक और व्हाइट की एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है, आप मक्का मदीना की एग्जांपल ले लें। एक लोगों के माइंड में परसेप्शन है मक्के वाला गुस्से वाला होगा, मदीने वाला ठंडा होगा। ये लोगों की परसेप्शन है कि मक्के वाले में गुस्सा ज्यादा होता है, मदीने वाले ज्यादा ठंडे होते हैं। अब होगा क्या? दो अलग है, एक मक्का से एक मदीना से। मेरी परसेप्शन है मक्के वाला गुस्से वाला, मदीने वाला गुस्से वाला नहीं है। तो क्या होगा? जैसे ही मक्के वाला गुस्सा करेगा तो ये चीज मैं नोट करूंगा, देखा ये गुस्सा कर रहा है, मक्के से है ना इसलिए गुस्सा कर रहा है। समझ रहे? और मदीना वाला जैसे ही ठंडा होगा मैं तब उसको नोट करूंगा। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर मैं एग्जांपल से एक लाइक क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी जी। फॉर एग्जांपल एक जैसे एक दोस्त है और ना वो हम लोग कहीं गैदरिंग कर रहे हैं और एक दोस्त जो है लेट आता है, तो मैं इसके ऊपर लाइक लेबल लगा दूं यार तुम तो हमेशा लेट ही आते हो। तो ये सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगी या देखिए इसमें बताता हूँ, अगर आपके माइंड में ये चीज है कि ये हमेशा लेट आता है, दूसरे के माइंड में ये चीज है कि हमेशा लेट नहीं आता, जब दूसरा आता है तो आप इस चीज को नोट ना करें। सही है? मतलब जैसे आपके दो दोस्त है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए की परसेप्शन है कि लेट नहीं आता और मिस्टर बी की परसेप्शन है कि ये लेट आता है। तो मिस्टर ए जब लेट आए तो आप ये चीज नोट नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टर बी जब लेट आएगा तो अभी चीज नोट करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ओके तो ये होता है। हुआ क्या? मिस्टर ए जब टाइम पे आता है तब नोट करते, तभी तो हम सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। आप कुछ चीजों को नोट करें, बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं। समझ रहे हैं?
एक स्पेसिफिक पार्ट को नोट कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू की डेफिनेशन में क्या बात समझाई थी कि एक स्पेसिफिक हिस्से को आप नोट करेंगे, बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, न्यूट्रल होकर आप काम नहीं कर रहे। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल 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 सर। इसकी जो डिटेल डिस्कस करते हैं, इसमें डिसीजन मेकर बिल्कुल करता क्या है, अपनी ऑलरेडी बनी हुई सोच के मुताबिक रिजल्ट लाने के लिए ना पर्टिकुलर केसेस को फोकस करेगा। समझ रहे हैं? जो उसकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सोच है उसको सही साबित करने के लिए पर्टिकुलर चीजों को फोकस करता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये साबित करना है कि पाकिस्तान में पुलिस चोर है, ठीक है, तो मैं जान के ऐसे इलाकों में जाऊंगा जहां से मुझे डेटा मिले पुलिस की करप्शन का। मैं जानबूझ के ऐसे इलाकों में जाऊंगा जहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा है ताकि मैं साबित कर सकूं कि पुलिस क्या है, चोर है। तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में इशू क्या होता है? उसमें इशू ये होता है रिसर्चर को एविडेंस चाहिए होता है ये साबित करने के लिए कि मेरी सोच सही है। वो न्यूट्रल होकर रिसर्च नहीं कर रहा होता, वो सच जानने के लिए रिसर्च नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ वो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो ये साबित कर सके कि जो मेरी सोच है वो सही है। इसकी वजह से होता क्या है, वो बाकी तमाम केसेस को इग्नोर कर देता है। ठीक है, मजे की बात जानते क्या है? पहले से बाइस्ड हो गया ना। मजे की बात ये है कि अक्सर केसेस में रिसर्चर को खुद ये पता नहीं होता कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि स्टडी ने ये साबित किया है कि इंसान वही देखता है, वही ऑब्जर्व करता है जो वो ऑलरेडी बिलीव करता है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। जैसे एक इंसान का बिलीव है कि जो झूठ बोलेगा वो पैसा कमाएगा। अब कोई सच्चा इंसान पैसा कमाएगा तो उसको वो नहीं दिखेगा, लेकिन कोई झूठा पैसा कमाएगा तो कोई देखा, मैं कहता था ना झूठ आदमी पैसा कमाता है, तो उसको सिर्फ वही दिखेगा, दूसरी चीज नहीं दिखेगी। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर आप एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिसर्चर एग्जामिनेशन करते हुए अपनी बनी हुई सोच के मुताबिक फैसला लाने के लिए ही एग्जामिनेशन करता है। मतलब इस तरह से एग्जामिनेशन करता है कि जो उसकी बनी हुई सोच है ना उसके मुताबिक रिजल्ट है, न्यूट्रल होकर काम नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी क्लास जो वो चाहता है वही देखा, जो उसकी बनी हुई सोच है उसको सही साबित करने के लिए ही डेटा। जैसे मिसाल के तौर पे आपके माइंड में ये होता है कि मल्टीनेशनल में पैसे ज्यादा मिलते हैं, सेठिया कंपनी में पैसे कम मिलते हैं, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब एक कंपनी है सेठिया जहां पे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो एक मल्टीनेशनल जहाँ पे बहुत कम पैसे मिलते हैं। अब आपने जान के बिल्कुल क्या किया, आपने अपनी सोच साबित करने के लिए मल्टीनेशनल में आपने यूनिलीवर से डेटा लिया कि यूनिलीवर कितने पैसे देते हैं, और सेठिया कंपनी में आप अपने इलाके की दूध की कंपनी में चले गए कि भाई हाँ तुम्हारा सेठ तुम्हें क्या सैलरी दे रहा है, ताकि आप डेटा से साबित कर सको कि जो मैं कहता था ना वो मैं सही कहता था, सही बोलता था। तो जितने ऐसे सेठ है जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं आप उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे ही नहीं। बात समझ रहे हैं? जितनी ऐसी मल्टीनेशनल है जो कम पैसे दे रहे हैं उनसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे ही नहीं। आप सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सिलेक्टिव चीजों को नोट कर रहे हैं, बाकी चीजों को आप इग्नोर करते हैं। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर हो गया तो। जी क्लास कोई क्वेश्चन है या आगे चलें? किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है तो चलें। अगली हेडिंग भी आपके साथ करते हैं। माइक पे है कौन? शामिर सर। जी शामिर सर। तीसरी हेडिंग का नाम क्या है? सर प्रीमेच्योर क्लोजर। अच्छा अच्छा, ये एक बहुत मेन वजह है पहले दो एरर अकर करने की, समझ रहे हैं? सही है सही है। ये एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से क्या होता है पहले दो एरर हो जाते हैं, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है? ठीक है। इसका कंसेप्ट ये है कि आप इनफ डेटा कलेक्ट करने से पहले ही अपनी जजमेंट दे दें। मतलब जजमेंट देने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो कलेक्ट करने से पहले ही आप अपना फैसला सुना दें। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये नॉर्मली कब होता है? ये नॉर्मली तब होता है जब आप ये महसूस करते हैं कि मुझे मेरा आंसर मिल गया, मुझे मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली टीवी पे मीडिया में आपने ये देखा है ना, एंकर यही करते हैं, उन्हें जब लगता है मुझे मेरा आंसर मिल गया तो आगे बोलने ही नहीं देते, कहते बस हो गया, खत्म हो गया, बस हमें अपना आंसर मिल गया। बात समझ रहे हैं? सामने वाला चीखता है तब मुझे बोलने तो दो, कंप्लीट तो करने दो, कहते नहीं नहीं सर हो गया, बस हो गया, हमें अपना आंसर मिल गया, जो चाहिए वो मिल गया। हाँ समझ रहे हैं? तो वो कर क्या रहे हैं? प्रीमेच्योर क्लोजर का मतलब ये है। अच्छा, बहुत सारे लोग करते क्या है, अब कंपनी में तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि वो डेटा कलेक्ट करना बंद कर देते हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर है। मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, एक आप है दूसरी बिस्मा है। अब आपके मोबाइल की सेल नहीं हो रही, आपके मोबाइल नहीं बिक रहे, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आपने कंपनी से कहा एक काम करो कैमरा चेंज कर दो, कैमरे की वजह से मोबाइल नहीं बिक रहे,
तो कंपनी ने कहा भाई ये तो आपकी सोच है ना, एक काम करते रिसर्च कंडक्ट करते 1000 लोगों से पूछेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या रीजन है। आपने कहा क्यों पैसे जाया कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कैमरा ही वजह है। उन्होंने कहा रिसर्च करने में कोई हर्ज नहीं, पहले 1000 कस्टमर से पूछ के आओ, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। अभी आपने 30 लोगों से पूछा, उसमें से एक काम करते हो, आपने अभी 50 लोगों से पूछा, उन 50 में से 25 ने कैमरा का, 5 ने स्क्रीन का, 5 ने रैम का, 5 ने प्राइस का, 5 ने मॉडल का, 5 ने कुछ का। बात समझ रहे हैं? तो मतलब तमाम फैक्टर मिलकर 50% और कैमरा कितना था 50%। अब हो सकता है आप मजीद केसेस करते तो फिर रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा देखा 50 केसेस से साबित हो गया ना, मैं बोलता था कैमरे का इशू है, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, बंद करो, टाइम वेस्ट मत करो। अब आप क्या कर रहे हैं, जो हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी अब वही कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि आपको अपना फैसला मिल गया, आपको अपना डिसीजन मिल गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो आप प्री मैच्योर सर इसमें फर्स्ट 2 मिस्टेक्स हो गई ना साथ साथ, क्योंकि उसने ना जनरलाइज भी कर लिया साथ में। मैं आपको वही बात करूं, ये वजह है पहले 2 एरर की, एक बहुत बड़ी वजह है। और प्री मैच्योर क्लोजिंग की एक बहुत बड़ी वजह सुस्ती है। हम लोगों को डंडे के बिना काम करने की आदत नहीं है, तो हम कहते हैं जब हमें अपनी मर्जी का रिजल्ट मिल रहा है, हमारा काम पूरा हो गया, तो मजीद क्यों करें। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सुस्ती बहुत बड़ी वजह है इसकी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे करूं। सर अगर आपके पास टाइम ना हो स्टडी कंडक्ट करने का, मतलब बाय नेचर टाइम नहीं हो, वो देखिए जब हम ऑल्टरनेटिव टू रिसर्च पढ़ेंगे उसमें ये हेडिंग कवर कर लेंगे कि ऑल्टरनेटिव टू रिसर्च क्या होता है। उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कि एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना है, मीडिया मैसेजेस पे जाना है, वो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे कि ऑल्टरनेटिव टू रिसर्च पे जाएंगे कि हम ऑल्टरनेटिव टू रिसर्च में और कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है जो चैट में पूछे वरना जी। मारिया रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है पूछें। सर अगर हमारा हाइपोथेसिस यही हो, जो आपका प्रीमेच्योर क्लोजर की जो रिजल्ट दे रहा है वही आ रहा हो, तो फिर उसको भी प्रीमेच्योर ही कहेंगे हम? ये भी तो आप न्यूट्रल होकर रिसर्च नहीं कर रहे ना, आप अपने हाइपोथेसिस को सही साबित करना चाह रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे आपने कहा दिया द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये हाइपोथेसिस बनाई इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने पहले से माइंड बनाया हुआ कि मैंने इसको एक्सेप्ट करना है, तो इसका मतलब न्यूट्रल होकर तो रिसर्च नहीं कर रहे ना, आप अपनी मर्जी का रिजल्ट लाने के लिए चाह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जहां आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, आपने कहा बस करो, डेटा और कलेक्ट नहीं करते, ये नहीं होता। रिसर्च कंडक्ट करने से पहले ही सैंपलिंग के फॉर्मूले को तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना सैंपल सेट चाहिए, 400 काफी है, 384 काफी है, 2000 काफी है, समझ रहे हैं? तो शुरू में मेथोडोलॉजी में डिसाइड हो जाएगा कि हमें कितना डेटा चाहिए। तो ये सैंपल साइज पे डिपेंड कर रहा होता है फिर। तो सैंपल साइज हमारी मर्जी से नहीं आता, वो तो हमारे में से बहुत सारे लोगों की रिसर्च वीक है, तो वो अपनी मर्जी चला देते हैं, 100 ले लो, 150 ले लो, 200 ले लो, ऐसे नहीं होता। सैंपल साइज के बकायदा फॉर्मूलाज है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अलग फॉर्मूलाज है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अलग फॉर्मूलाज है। पॉपुलेशन साइज देके, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख के डिसाइड करना होता है कि कितना सैंपल लेना है। आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, चाय बनाई कभी आपने? जी सर। आप अगर 1 कप चाय पियो, चाय में चीनी कम है, चीनी ज्यादा, तो 1 सिप ले लेंगे, काफी है? जी। 1 लीटर चाय है, अब भी 1 सिप काफी है? नहीं, क्यों बीबी? चाय है ना, 10 लीटर भी है तो 10 लीटर चाय भी बनाएंगे तब भी 1 सिप से पता चल जाएगा ना कि काफी है नहीं। 1000 कप में भी 1 सिप काफी है ना। तो आप देखेंगे पॉपुलेशन इस तरह की है कि पॉपुलेशन साइज बनने से सैंपल साइज बनाने की नीड नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन हजारों केसेस में ऐसा होता है कि पॉपुलेशन साइज बनने से हमारा सैंपल साइज बढ़ जाता है, तो हमें देखना पड़ता है कि पॉपुलेशन किस तरह की है, कितनी होमोजीनियस है, कितनी हेटेरोजीनियस है। ये जब हम सैंपलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये डिटेल में आएगा कि पॉपुलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर होगी लॉजिक? जी सर, थैंक यू। ये आसान सा भी जो मैंने भी एग्जांपल आपको दी, ये क्लियर हो गई आपको? ठीक है, चलें। एक और एग्जांपल कोई और प्रैक्टिकल देखिए हजारों हो सकती है। जैसे माने कि अब मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट आता है, ठीक है, और मुझे देखना ये बंदा चल सकता है नहीं चल सकता। दीन की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। कोई बंदा मेरे पास आलम दीन बनने आता है, ठीक है, 8 साल उसने दीन पढ़ना है। मैंने शुरू के महीने 1.5 महीने में अब शुरू के महीने के ना कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है,
नाप पढ़ाई जाती है, सर्फ पढ़ाई जाती है, तमाम चीजें पढ़ाई जाती है, अच्छा बहुत रट्टा होता है, ठीक है। और बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और शुरू के 2-3 महीने के बेसिस में डिसाइड कर लूं कि इसको छुड़वा लो, उससे नहीं हो पाएगा, बात समझ रहे हैं। अब हो सकता है जो आगे की कोर्सेज है जिसके अंदर रट्टे से बाहर चीजें आएगी, मन तक आएगा, बहुत कुछ आएगा, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो मुझसे कहा जाएगा भाई बहुत जल्दी फैसला कर रहे हैं आप, सही है। प्रीमेच्योर कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ये बात कह रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। तो अब मिसाल के तौर पे आपने देखा आजकल डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 3-3 महीने में, एक महीने में 15-15 दिन में डाइवोर्स हो जाती है। वजह क्या है? उसका बहुत बड़ा मसला ये प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है। लोग 15 दिन में डिसाइड कर लेते भाई मेरा गुजारा नहीं इसके साथ, 10 दिन के एक्सपीरियंस पे, 12 दिन के एक्सपीरियंस पे, 15 दिन के एक्सपीरियंस पे इस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले लेते हैं कि भाई मेरा गुजारा नहीं है। अच्छा पहले लोग 2-2 साल 3-3 साल की इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो मैं अक्सर मेरे मतलब केसेस आते हैं ना, तो कोई बच्चा है, बच्ची को अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट उसने बताया कि विद इन मंथ उसकी डाइवोर्स हुई, तो उसने रीजन बताया ना, तो मैंने कहा कि भाई किसी के साथ हम 3-3 4-4 साल रहते तो हमें समझ में नहीं आती कि तुम लोगों को 10-12 दिन में कैसे समझ में आ जाती है कि ये ऐसा हो गया। तो बेसिकली अब उसको प्री मैच्योर क्लोजर का कंसेप्ट नहीं पता था, 1 घंटा लगा के मैं उसको समझा नहीं सकता था प्री मैच्योर क्लोजर होता क्या है, समझ रहे हैं। तो अक्सर कोचिंग में ये हो जाता है कि बच्चों के मामले में कोई क्रिकेटर किसी की बेस किसी अपने सब ऑर्डिनेटर को कह देता है ये कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं हमने माना कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, आपने इसको देखा है, लेकिन अब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप ये फैसला कर रहे हैं। ये बात समझ गए? बिल्कुल 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 सर, ये क्लियर हो गया अब तो। चलें आगे, आगे चलें। बिल्कुल सर। कोई और स्टूडेंट आना चाह रहा है या मैं शामिल साहब को ही आगे कंटिन्यू करूं? कोई आना चाह रहा तो हैंड रेज करे, वरना शामिल साहब के बैकग्राउंड में शोर नहीं है तो ये भी सही चल रहे हैं। कोई और स्टूडेंट नहीं आना चाह रहा? चलें अगली हेडिंग करते हैं। जी शामिल साहब अगली हेडिंग करें। हेलो इफेक्ट क्या होता है? अच्छा ये तब होता है जब हम ओवर जनरलाइज करें किसी की प्रीवियस रेपुटेशन की बेस पे। अच्छा प्रीवियस रेपुटेशन इंसान की भी हो सकती है, जगह की भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी की भी हो सकती है, बात समझ रहे हैं। हम न्यूट्रल होकर एवेल्युएट ना करें, हम उसकी रेपुटेशन की बेस पे उसको एवेल्युएट कर रहे हो। ये बात समझ में आती है? एग्जांपल बताता हूँ आपको। सर हाँ सर, इसको हम लोग उससे कैसे डिफरेंस करेंगे जो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन से? बहुत फर्क है। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में बेसिकली आप जो फैसला कर रहे थे, आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे थे, आप एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उसकी बेस पे फैसला करते थे, राइट। और आप जो वो छोटी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बेसिस ये होती थी कि आपने पहले से अपना एक माइंड बनाया होता था कि ये कंसेप्ट ऐसा है, उसको सही साबित करने के लिए वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर कैफेटेरिया के अंदर 50 डिशेज है और आपके माइंड में है कि कैफेटेरिया में ये डिश क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, तो उन 50 में से आप उसी एक डिश को उठाएंगे जिसमें आपको यकीन हो कि इसमें चांसेस ज्यादा है क्वालिटी अच्छी ना होने की। बात समझ रहे हैं? हेलो इफेक्ट क्या है? हेलो इफेक्ट ये नहीं है, इसकी एग्जांपल समझते सब समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके माइंड में ये चीज आती है कि जापान की प्रोडक्ट अच्छी होती है और चाइना की प्रोडक्ट अच्छी बोले नहीं होती। अब कोई प्रोडक्ट है, आपको पता चला जापान की है, आपने कही अच्छी है, बात समझ रहे हैं, आपने ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, और चाइना की प्रोडक्ट देखी तो आपने क्या कही? अच्छी नहीं है। अब आपने न्यूट्रल होके एनालिसिस नहीं किया, आपने अज्यूम किया वह जापान की है तो अच्छी ही होगी, चाइना की है तो बुरी ही होगी। ये बात समझ में आ गई? अब कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं जो आपकी नजर में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत बुरी यूनिवर्सिटी है। इकरा। चलें आप आईयूबीएम के तो अब ऐसी बातें करें, मैं इकरा से पूछूंगा वो कहेगा आईयूबीएम, सही है। चलें एक हार्वर्ड का बच्चा आ गया, एक लम्स का बच्चा आ गया, ठीक है। अब एक लम्स से रिपोर्ट आई तो आपने कहा कि भाई बिना पढ़े आपने कहा कि भाई अच्छी होगी, दूसरे को आपने कह दिया कि भाई अच्छी नहीं होगी। अब न्यूट्रल होकर एनालिसिस करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? एक परसेप्शन या इसके पास्ट ट्रैक से देख के लेवल कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो आप मेरिट की बेस पे नहीं कर रहे। बहुत इसकी तो लाखों एग्जांपल हो सकती हैं। आप मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट को अच्छा कह देते हैं, लोकल को आप बुरा कह देते हैं, आपने न्यूट्रल बेसिस को थोड़ा ना चेक किया होता है, बात समझ रहे हैं। आप कहते हैं ये है तो ऐसा ही होगा, और खासतौर पर हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे बहुत सारे इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें जो चीजें होती है, घोड़े की चीज है तो अच्छी ही होगी, मिलावट नहीं ही होगी,
पाकिस्तानी चीज है तो घटिया ही होगी, मिलावट होगी ही। बात समझ रहे हैं? तो ये कौन सा इफेक्ट काउंट होगा? सर ये हेलो इफेक्ट में काउंट होगा। ठीक है, आगे चलें। सर इसको एक एग्जांपल ये भी लेते सर, जो मैं फ्रेंड्स की एग्जांपल दी थी पहले, तो अगर वो जैसे लास्ट टाइम लेट आया था तो प्रीवियस अजम्पशन की बेस पे चल रही है जी। नहीं, इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप प्रीवियस अजम्पशन की बेस पे कह रहे हैं, आपने अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाया, ठीक है, अब आपने कहा ये टाइम पे आएगा और ये टाइम पे नहीं आएगा। आपने पहले ये बात की, वो पिछली दफा को देखें। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई चीज का एक्सपीरियंस है तो आप देखिए, लॉजिक समझिए, नॉलेज गेन करने का तरीका सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होता, ये बात समझ रही है? एक्सपीरियंस भी होता है लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होता। मिसाल के तौर पे पेरिस खूबसूरत है नहीं है? ठीक है, तो आप कौन सा गए हुए पेरिस, आपको कैसे पता? अब मिसाल के तौर पे आपने एक चीज एक्सपीरियंस किया तब भी आपको नॉलेज मिली है, बुक पढ़ी है तब भी नॉलेज मिली है, मीडिया के थ्रू भी मिली है, फेसबुक के थ्रू भी मिली है। अब मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है, दूसरे आदमी ने यही चीज नेट पे रिव्यूज पढ़ ली है, ठीक है, अब उसको भी इंफॉर्मेशन है खाना, उसकी भी परसेप्शन बन गई खाना अच्छा नहीं है। बात समझ रहे हैं? तीसरा आदमी देखता है कि इतनी गंदी जगह पे बनाया हुआ है, इतना गंदा बनाया तो इसमें क्या खास क्वालिटी का ख्याल रखना है, यहाँ पे खाना अच्छा मिल नहीं सकता, वो किसी और बेस पे परसेप्शन बना रहा है। तो ये जरूरी नहीं होता परसेप्शन, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे बना रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है। चलो अच्छा, बिस्मा ये जब क्वेश्चन पूछे हैं स्टीरियोटाइपिंग में, ये अलग टर्म है, मुझे ये अलग से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन थे टॉपिक के हट के वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी? माइक पे थे शामिर साहब, आखिरी हेडिंग क्या है? फॉल्स कंसेंसस। सही है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो समझे ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है? इसमें क्या होता है, रिसर्चर या जो भी बंदा इंसान है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, मतलब किस चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, उससे लगता है कि इस कंक्लूजन पे, जो जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं ना बाकी भी इसी पे पहुंचे होंगे। बात समझ रहे हैं? मतलब जो वो खुद सोचते हैं ना दूसरे लोग भी इस बारे में यही सोचते हैं, वही सेम सोच रहे हैं। आप बस वो ये मान लेता है कि जैसे मेरी सोच है ना बाकी सबकी भी वैसी ही होगी, तो इस डेटा की बेस पे जो मैंने कंक्लूजन रहा दूसरों ने भी यही बनाया होगा, तो इस फॉल्स को हटा दें, पीछे क्या बचा? कंसेंसस। कब होता है? जब 4 लोगों की राय में फर्क आ जाए, चारों बैठ के डिस्कस करना शुरू हो जाए, तो चारों एक पॉइंट पे जमा हो जाए, तो अब क्या कहते हैं, क्या हो गया? कंसेंसस आ गया। तो शुरू में फॉल्स लगाने का मतलब क्या है? गलत जगह पे कंसेंसस। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि जो मेरा सोच वही सामने वाले की। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर।